नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे भारत नेपाल शिखर सम्मेलन संबंधों में सुधार। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस बड़ी खबर के संदर्भ में आपको समय से मिलते रहेंगे। अगर हम आज के विषय की बात करें स्टूडेंट्स, तो भारत और नेपाल प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत और नेपाल के संबंध गिरावट के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन जो हालिया पहले हुई हैं, प्रयास हुए हैं, इनसे ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के संबंध पुनः पटरी पर वापस लौट रहे हैं और इसी पृष्ठभूमि में हम इस खबर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस खबर के अंदर में हम किन किन विषयों को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान संदर्भ की, फिर रेल लिंक की बात करेंगे जो कि वर्तमान बैठक का एक बड़ा विषय रहा। इसके बाद 4 समझौतों की बात करेंगे, कुछ अन्य पहले भी हुई हैं और किस प्रकार से दो देश विवादों से आगे बढ़कर अपने रिश्तों को नया आयाम दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं वर्तमान संदर्भ की, तो भारत और नेपाल के बीच पहली बार यात्री रेल लिंक सेवा का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के द्वारा। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने रेलवे और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी संबंधों को विस्तार देने के लिए 4 समझौतों को अंतिम रूप दिया। सबसे पहले अब बात करते हैं रेल लिंक के बारे में। दरअसल स्टूडेंट्स, जिस रेल लिंक की बात की जा रही है, इसका निर्माण सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। नैरो गेज के रूप में यह कार्य करता था और इसके माध्यम से मुख्य रूप से लकड़ी वगैरह को लाया ले जाया जाता था और मुख्य रूप से नेपाल के क्षेत्र से भारतीय क्षेत्रों की तरफ। अब आप लोग यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान रखें कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे लाइनों के निर्माण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे में भारत के ऊपर भी इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि इस हिमालयी देश के साथ में हम अपने संबंधों को पुनः पटरी पर लेकर के आए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पड़ोस में एक और राष्ट्र के अंदर में चीन का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाए। भारत इस संदर्भ में पहले से ही हालांकि प्रयास कर रहा था और भारत सरकार के द्वारा दिए गए अनुदान के तहत इस रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण किया गया। और ये जो रेल लिंक है, ये बिहार के जयनगर और नेपाल में कुर्था और जनकपुर क्षेत्रों के बीच में स्थित है। अगर हम बात करें कि इसको किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, तो संचालन मुख्य रूप से नेपाल रेलवे कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन इसमें उन्हें मदद दी जाएगी भारत की तरफ से कोंकण रेलवे और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। आप लोग ध्यान रखें, दुर्गम क्षेत्रों के अंदर में रेलवे लाइनों के निर्माण के अंदर में कोंकण रेलवे और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को महारत हासिल है और यहाँ पर भी ये हिमालयी क्षेत्र है, इसीलिए इनके द्वारा यहाँ सहयोग दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बातें और देखते हैं, जैसे कि इस बैठक में 4 अन्य समझौतों पर भी बातचीत हुई है। मसलन नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन भी यहाँ पर हुआ है। आगे बढ़ते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर भी समझौता हुआ। इसके साथ साथ में आईओसी और एनओसी ये इस बात पर भी सहमत हुए कि वो तकनीकी विशेषज्ञता को एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अन्य पहले हुई हैं उसमें आप इस बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करिए कि नेपाल के अंदर में 90 किलोमीटर लंबी 132 किलोवोल्ट सोल कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन किया गया है। दरअसल स्टूडेंट्स, नेपाल को अगर हम देखें तो उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो बहने वाली नदियां हैं
उनके माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। भारत ने इसमें काफी निवेश भी किया हुआ है। इसके अलावा हमने अपने बिजली व्यापार के नियमों में इस प्रकार से बदलाव भी किया है कि नेपाल भारतीय बाजार तक आसानी से पहुंच बना सकने में सक्षम हुआ है। इससे नेपाल को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर वहां पर जल विद्युत का विकास होगा तो वो इसको बेच करके अधिक धनराशि अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय क्षेत्रों को भी इससे लाभ होगा, खासतौर पर ऐसे क्षेत्र जो हमारे पूर्वांचल की तरफ स्थित हैं, तो वहां पर जो बिजली की आपूर्ति है उस व्यवस्था को हम काफी बेहतर कर पाएंगे। अगर यहां पर हम एक अन्य प्रयास को और देखें तो नेपाल के अंदर में रुपे कार्ड के संचालन को बढ़ावा देने की बात भी हुई है। इससे नेपाल को एक प्रमुख लाभ यह होगा कि वहां पर भारतीय पर्यटकों का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे पर्यटन का विकास होने के संदर्भ में वहां की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा और भारत का एक जो प्रभाव है नेपाल के अंदर में वो प्रभाव भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इसके माध्यम से हम नेपाल में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को एक हद तक प्रतिसंतुलित कर पाएंगे। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिए स्टूडेंट्स कि किसी भी देश के अंदर में अपने प्रभाव को स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वहां पर अपने सांस्कृतिक उद्देश्यों को स्थापित करना, या आप यूं कहिए कि अपनी संस्कृति को वहां तक लेकर के जाना, अपने लोगों को वहां तक लेकर के जाना, और इसके माध्यम से दोनों देशों के जो जनता है उनके बीच एक प्रकार का संबंध स्थापित होता है और इसकी वजह से भी दो देशों के बीच संबंध बेहतर होते हुए चले जाते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम यहां पर इस बात को देखें कि क्यों पिछले कुछ एक वर्षों में भारत और नेपाल के बीच संबंधों में गिरावट रही, तो इसमें एक बड़ी वजह स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेपाल का चीन की तरफ झुकाव रहा। इसके अलावा नेपाल के द्वारा भारत के साथ कई स्तरों पर असहयोग किया गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स 2019 में जब अनुच्छेद 370 को काफी कमजोर किया गया, उसमें बदलाव कर दिए गए, तो भारत सरकार के द्वारा एक नए मानचित्र को जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो बदली हुई स्थितियां हैं संघ शासित प्रदेश के संदर्भ में उनको दिखाया गया। और इसी मानचित्र के अंदर में भारत सरकार ने, जो यहां पर आप देख भी सकते हैं काला पानी का क्षेत्र है, इसे भारतीय क्षेत्रों के अंदर में दिखाया गया। नेपाल के द्वारा इस विषय पर आपत्ति दर्ज की गई। बाद में 2020 में नेपाल ने भी अपना एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें उन्होंने विवादित क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा, इनको नेपाल के क्षेत्र में शामिल करके दिखा दिया। हालांकि भारत सरकार ने इसका आधिकारिक तौर पर कोई विरोध दर्ज नहीं किया, लेकिन इस बात को सभी लोगों के द्वारा महसूस किया जा रहा था कि भारत और नेपाल के संबंध अब गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं। अगर मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूं कि कालापानी क्षेत्र विवादित क्यों है, दरअसल आप यहां से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दरअसल यहां पर जो यह सड़क है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है और नेपाल का यह मानना है कि यह क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आता है, ना कि भारत के हिस्से में आता है। इस विवाद का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हैं। जिस समय भारत के ऊपर में अंग्रेजों का शासन था, उस समय नेपाल के साथ में सुगौली की संधि 1816 में हस्ताक्षरित की गई थी और इसकी जो व्याख्या है वो भारत और नेपाल के द्वारा अलग अलग तरह से की जाती है। इन वजहों से यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में ये विवाद व्याप्त है। अब अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो अगला पड़ाव होगा भारत और नेपाल के संबंध के बीच में, वो दोनों के मध्य में जो जल विवाद हैं, जो सीमा विवाद हैं, इनको हल करना ही होना चाहिए ताकि हमारे संबंध और बेहतर होते हुए चले जाएं। स्टूडेंट्स, इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।